चलो हेडिंग डालो। सरल या प्राथमिक अभिक्रिया, सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होता है सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन? आइए समझते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में क्या होती है, संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राथमिक अभिक्रिया। मतलब क्या? क्रिया जो एक ही पद होती है ठीक है ना? क्या कहलाएगी बेटा? ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न होती है वो क्या? प्राथमिक, साधारण या क्या कहलाती है? सरल अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं की हाँ आगे देखो, जैसे मैं बोलूं एक अभिक्रिया A प्लस बी क्या हो गया बेटा? A प्लस बी क्या बना रहा बेटा? उत्पाद। क्या बना रहा बेटा? उत्पाद। ठीक है, तो जब A प्लस बी उत्पाद बना रहा है तो इसका जो वेग नियम है, क्या होगा वेग नियम? भाई एक्सपेरिमेंटली ये होगा A की पावर क्या? x और B की पावर क्या होगा? y। अरे यही होगा कि नहीं होना? होना तो ये चाहिए, परंतु यहाँ पे x और y का मान है वो इन अभिक्रियाओं के रस समीकरण मिति गुणांक के क्या होगा? बराबर। क्या होगा बेटा? बराबर। इसका मतलब अपन क्या यहाँ ये बोल सकते हैं कि वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रता पदों के घात है वो अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांक के क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं बेटा? बराबर। यहां x बराबर कितना होगा? 1 और y बराबर भी कितना होगा? 1। अरे ये होगा कि नहीं होगा? समझ आई बात? तो बताओ अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? कोटि बराबर क्या होगा? 1 + 1 = 2। तो इसका मतलब जो वेग नियम नया होगा वो वेग बराबर अपन क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? a की पावर क्या लिखेंगे? 1 और b की पावर क्या लिखेंगे? 1। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का समझ में आया? अब बताओ क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया कभी भी प्राथमिक अभिक्रिया हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि शून्य कोटि अभिक्रिया में ऐसा तो है नहीं कि भाग ही नहीं लिया सीधा सीधा उत्पाद बन गया, नहीं ना। जैसे मैं बोलूं जैसे ये अभिक्रिया है, ये बोला ए जा रहा है किसमें? उत्पाद में। किसमें जा रहा है बेटा? मतलब ए है वो कन्वर्ट हो रहा है उत्पाद में। अब मैंने बोला ये अभिक्रिया मेरी कैसी है? शून्य कोटि अभिक्रिया। इसका मतलब इसका वेग बराबर क्या होगा? के ए की पावर क्या होगी? 0। इसका मतलब परंतु रस समीकरण मिति गुणांक क्या इसका? 1 है। और रस समीकरण मिति गुणांक तो 1 है कि नहीं है? परंतु इसके अब यहाँ पे कितना एक्सपेरिमेंटली कितना आ रहा है? 0। क्या दोनों सेम है क्या? अरे है क्या? मतलब यहाँ थोड़ी देर के लिए ऐसे मानो इसकी पावर कितनी? x, इसकी पावर कितनी है? अब मैंने बोला ये शून्य कोटि अभिक्रिया तो x बराबर कितना आ रहा है? 0। परंतु क्या x बराबर 1 आ रहा है क्या? रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या होगी? तो शून्य कोटि अभिक्रिया कभी भी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होती है। समझ में आया क्या? शून्य कोटि अभिक्रिया कभी भी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होती है। अभिक्रिया कभी नहीं होती। सुना रही बात? अरे कोई डाउट है? जैसे मैं आगे एक और बात कर लूं, जैसे मैं बोलूं अभिक्रिया a + 2b, ठीक है ना, c + d बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? c + d। और मैं बोलूं ये अभिक्रिया एक वेग नियम क्या होगा बताओ? तो अपन बोलेंगे यहाँ पे r बराबर क्या लिखेंगे? k a की पावर क्या लिखेंगे? 1 और b की पावर क्या लिखेंगे? 2।
ठीक है ना। अरे यही है कि नहीं है कि इसका स्टोइकियोमेट्री घात में लिखेंगे ही नहीं लिखेंगे। या मैं बोलूंगा जैसे एक तो क्वेश्चन ये आ सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसका r बराबर ये वो दे देगा कि a की पावर क्या दे देगा x और b की पावर क्या दे देगा y। अब पूछेगा x और y का मान होगा, बताओ। तो यहाँ पे x बराबर कितना है 1 और y बराबर कितना है, कोई डाउट है? पक्का? अरे समझ आया। और ये कितने में होती है ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न होती है? क्या इसमें कोई भी अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होगी क्या? और ऐसी अभिक्रिया जो एक ही पद में संपन्न होती है उसमें कभी भी मध्यवर्ती नहीं बनता। क्या नहीं बनता? मध्यवर्ती। क्या होता है मध्यवर्ती? समझाऊंगा भाई कि इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, बीच में ऐसी कोई चीज नहीं बनेगी जिससे क्या हो उत्पाद का निर्माण हो। मतलब ए ऐसा नहीं होगा जैसे मैं बोलूं कि जैसे ये अभिक्रिया है तो बी प्लस सी सीधा कन्वर्ट किस में होंगे, सी प्लस डी में। इसके मध्य ऐसी कोई चीज नहीं बनेगी जिससे वो वापस सी और डी में कन्वर्ट हो, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे पता चला कि इसके बीच में क्या नहीं बनेगा, मध्यवर्ती नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मध्यवर्ती, कार्बोधनायन, कार्बोनिनायन पढ़ा, नाइट्रीन, कार्बीन, अरे ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है ना। सी के ऊपर प्लस बना होगा कहीं पे। हाँ, उत्प्रेरक होगा तो क्या बता, उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाविधि को कभी भी प्रभावित नहीं करता। उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, समझ आई बात, या घटा देता है। भाई दोनों काम हो गए, या तो दर को बढ़ाएगा या दर को। उत्प्रेरक कभी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि में कोई प्रभाव मतलब चेंज नहीं करेगा। अरे समझ में आ रही बात? पता चला? चलो आगे बात करते हैं। तो मैं बात बोलूं, क्या बोल रहा था मैं? एक तो क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि आपको अभिक्रिया दे दे, उसके लिए x और y दे दिया वेग नियम, अब बोल रहे x और y का मान बताओ, तो ये हो गया। अरे पता चला? और प्राथमिक अभिक्रिया में कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। क्रिया मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता है। समझ में आया क्या कि प्राथमिक अभिक्रिया में कभी भी किसी प्रकार के मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होगा? समझ में आया क्या? कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। और एक ये ध्यान रखना, शून्य कोटि अभिक्रिया कभी भी प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होती, ये हमेशा ध्यान रखना। शून्य कोटि अभिक्रिया है वो कभी भी कैसी अभिक्रिया नहीं होगी, प्राथमिक अभिक्रिया नहीं होगी। दूसरी क्या बोला मैंने कि प्राथमिक अभिक्रिया में किसका निर्माण नहीं होता बेटा, मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता। समझ में आया क्या? चलो, और दूसरा मैंने क्या बोला, इसमें जो रस समीकरण मिति गुणांक है वो और अभिक्रिया के सांद्रता पदों के घातों का घात क्या होंगे, समान। क्या होंगे बेटा? रस समीकरण मिति गुणांक के क्या होंगे, समान। वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों के अभिकार सांद्रता पदों का, ऐसे लिख देता हूं, वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों होते हैं। क्या समझ में आई बात मेरी? मैंने क्या बोला कि वेग नियम में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांक, घातांक मतलब उसके ऊपर जो घात लिखी हुई है वो, अभिकारकों अभिक्रिया में अभिकारकों के रस समीकरण मिति गुणांकों के हमेशा क्या होंगे, समान। जैसे ये मैंने बात की, देखो देखो यहाँ मैंने क्या बोला, इसका क्या है घात, देखो मैंने बोला x और y है भाई, इसका वेग नियम अपने क्या लिखा, x और y, क्या लिखा बेटा, x और y। अब x का मान क्या, इसके घातांक, इसके x के घातांक मतलब a के घातांक क्या x, और इसका मान किसके बराबर होगा, इसके रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर। तो इसका रस समीकरण मिति गुणांक कितना, 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब देखो y, जो y है किसका घातांक है, b का, तो इसका मतलब इसके रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर वैल्यू होगी कि नहीं होगी, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है? ठीक है। नेक्स्ट अपनी यौगिक है जटिल, नेक्स्ट है अपनी जटिल अभिक्रिया। कौन सी बेटा?
जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। देखो अब जटिल अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है उसे अपन क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जटिल अभिक्रिया। समझ में आया क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या हो बेटा? 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं? जटिल अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किससे कहते हैं? पता चला कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या हो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न हो वो क्या कहलाएगी? जटिल अभिक्रिया। अब देखो क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया जटिल अभिक्रिया होगी? हाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसी होगी बेटा? जटिल अभिक्रिया। इसका मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया हमेशा कितने पदों में संपन्न होगी? 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होगी। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या किसी प्रकार का? नहीं। अब देखो मैं बोलूं यदि इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया का वेग, इन अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया का वेग होगा वो किस पे निर्भर करेगा? अभिक्रिया में जो सबसे धीमी गति का पद होगा, अभिक्रिया में जो सबसे धीमी गति का पद होगा उसके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे मैं अपन उदाहरण देते हैं भाई, क्लास के अंदर क्लास की स्पीड कितनी जाएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्लास में सबसे धीमे लिखने वाले बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा ही नहीं करेगा? जैसे अपन आगे लिए वो बोलेगा सर 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 सर, तो अपन वापस रुकना पड़ेगा, है कि नहीं? इसका मतलब अभिक्रिया की अपनी क्लास कितना लिखाएंगे, कितना कंटेंट एक दिन में होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके लिखने के ऊपर। इसका मतलब आपसे सबसे जो धीमा लिखेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? अरे समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं है। दूसरी बात यहाँ से अपन बात कर रहे हैं, अपन बोला कि यहाँ से आपको जाना है श्रीनिधि चौराहे। कहाँ जाना है बेटा? श्रीनिधि चौराहे। अपन बोला वहाँ से सभी बच्चे आ जाएंगे तब अपन बस रवाना करके कहीं आगे जाएंगे, वहाँ पे बस खड़ी है। अब बताओ आपको यहाँ से दौड़ाया, सब पहुँच गए, अब बताओ बस कब रवाना होगी? लास्ट वाले बच्चे के ऊपर रवाना होगी कि नहीं होगी भाई? लास्ट वाला उसके अंदर जाके कब बैठा? अरे उसी के ऊपर होगी कि नहीं होगी? लास्ट वाला स्टूडेंट जाके जब भी बैठा तो अभिक्रिया, इसका मतलब बस रवाना होगी या नहीं होगी कौन डिसाइड कर रहा है? लास्ट वाला जो सबसे धीमी गति का स्टूडेंट है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा कि भाई रवाना करनी है? नहीं। तो अभिक्रिया में भी सेम वही है कि अभिक्रिया यदि कोई अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में संपन्न हो रही है तो अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होगा वो कौन सा होगा? अभिक्रिया का सबसे धीमी गति का पद। तो वेग निर्धारक पद बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। क्या बोलते हैं बेटा उसको? RDS। समझ में आया क्या? अरे पता चला? तो हमेशा अभिक्रिया का जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उसका वेग निर्धारक पद कौन सा होगा? तो सबसे धीमी गति वाला। समझ में आया क्या? ठीक है ना? की दर अभिक्रिया के सबसे तो करती है और इस पद को वेग निर्धारक पद मतलब RDS। किसको बेटा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, इधर देखो। जैसे एक अभिक्रिया A+2B चेंज हो रहा है C+D में। एक अभिक्रिया किसमें? A+2B चेंज किसमें हो रहा है? C+D में। ठीक है? अरे समझ आ रही बात? ठीक है। अब मैं बोलूं A पहले B बन गए, किसमें जा रहा है बेटा? C, और किसमें जा रहा है? D में। किसमें जा रहा है बेटा? सॉरी C, यहाँ पे E लिख देता हूँ एक।
किस में हो रहा है, ई में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूं ए प्लस वापस जो ये सी जो यहां पे बना है, ठीक है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ठीक है ना, वो हो रहा है बी प्लस ई, ठीक है, डी प्लस ई में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये। अब मैं बोल रहा हूं ये मेरा जो है अभिक्रिया का सबसे धीमी गति का पद है, ये क्या है, धीमी गति का पद। और ये क्या बेटा, फास्ट, क्या बेटा, फास्ट। तो अब बताओ अभिक्रिया का दर कौन निर्धारित करेगा कि अभिक्रिया कितनी होगी, ये वाला करेगा कि नहीं करेगा, क्या ये करेगा, क्या ये क्या बोल रहा है, धीमी गति का, देखो ये बोलेगा कि a प्लस बी क्रिएट करके क्या बन रहा है, c बना रहा है, ऐसे ही समझ लो, एक क्या बना रहा है बेटा, c बना रहा है, क्या बना रहा है, और ये जब c बनेगा वो c वापस किससे क्रिया करेगा, a से, तब जाके क्या बनेगा, d प्लस ई। समझ आ रही बात, इसका मतलब c जितना बनेगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी कि नहीं चलेगी, यदि C बन नहीं रहा है तो क्या रिएक्शन आगे स्टार्ट प्रोसीड करेगी क्या, नहीं। इसका मतलब C के बनने की दर के ऊपर अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही, कि C फास्ट बनेगा तो अभिक्रिया क्या होगी, और C धीरे बनेगा तो अभिक्रिया क्या होगी, धीरे। तो यहाँ पे वेग को कौन निर्धारित कर रहा है, क्या ये पद कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जो वेग होगा वो बराबर होगा, वेग जो समानुपाती होगा वो किसके समानुपाती होगा बेटा, A की पावर क्या 1 और B की पावर के क्या 1, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, अरे समझ में आ रहा है क्या। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा वेग बराबर क्या लिखूंगा यहाँ पे k, a की पावर क्या हो जाएगा बेटा 1 और b की पावर क्या हो जाएगा 1। तो कोटि कितनी होगी बताओ, कोटि किससे डिसाइड करें, n बराबर क्या हो गया 1 प्लस 1 बराबर क्या हो गया। और यदि ये सिंपल रिएक्शन होती तो इसकी कोटि कितनी होती, 3। क्या अभी क्या कोटि और इसके मिल रहे क्या, यहाँ पे देखो इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे सांद्रता पदों के जो घातांक है क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना। तो देखो ये समझ में आया क्या, और वेग कहां से निकाला पता चला कि अभिक्रिया के सबसे धीमी गति का पद, अरे समझ में आ रहा है क्या, क्यों, क्योंकि अपन को पता है जब a प्लस बी रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा c, और c बनने के बाद जब c वापस a से रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा d प्लस ई, वही तो अपना उत्पाद है। इसका मतलब c जितना फास्ट बनेगा अभिक्रिया क्या होगी उतनी फास्ट, और c जितना धीमा बनेगा अभिक्रिया उतनी क्या होगी। तो इसका मतलब अभिक्रिया को कौन निर्धारित कर रहा है, c कंट्रोल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अपन जो लिखेंगे अभिक्रिया का जो अपन वेग स्थिरांक लिखेंगे, दर नियतांक की जो अपन निकालते हैं और वेग नियम जो लिखते हैं वो कहाँ से लिखेंगे, धीमी गति के पद से। तो इसका मतलब धीमी गति में कौन कौन से, तो वेग किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, a प्लस बी, मतलब a और b के रिएक्ट करने में, a और b आपस में कितनी फास्ट रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे a की घातांक कितना है 1, b का घातांक कितना है 1, तो अब देखो वेग क्या हो गया, अब समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा k, और ये कौन सा होता है बेटा, दर स्थिरांक, क्या होता है बेटा, दर स्थिरांक। अब बताओ यहाँ पे कोटि क्या होगी, सांद्रता पदों की वेग नियम में उपस्थित सांद्रता पदों के घातों का योग, यहाँ पे कितना हो गया 2। अरे समझ में आया, कोई डाउट है क्या, पक्का। तो और इससे यदि निकालोगे तो क्या हो रहा है बताओ, कितना हो रहा है 3। तो इसका मतलब रस समीकरण मिति गुणांकों को जोड़ते हैं और घातों मतलब कोटि क्या समान आ रही है क्या, तो ये अभिक्रिया कैसी होगी, जटिल। और यदि समान आ जाए तो कैसी होगी बेटा, प्राथमिक। तो आप बताओ शून्य कोटि अभिक्रिया कैसी होगी, जटिल। क्यों, क्योंकि उसका देखो कभी भी क्या अभिकारक ऐसा होगी, कोई अभिक्रिया होगी जिसमें अभिकारक ने भाग ही नहीं लिया। जीरो का मतलब क्या हुआ, अभिकारक ने भाग ही नहीं लिया। भाई जीरो का मतलब क्या हुआ, अभिकारक ने भाग ही नहीं लिया। समझ आ रही है, जीरो तो वही होगा कि नहीं होगा। चलो तो अब परंतु अभिक्रिया की कोटि तो कितनी आ रही है, जीरो, परंतु अभिकारक तो भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा, और उसके अकॉर्डिंग चले तो कोटि कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे समझ में आ रही बात। चलो तो ये अब आगे बात करते हैं। अब देखो जब अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न हो रही है तो अभिक्रिया का दर अपन किससे निर्धारित करेंगे, RDS से, मतलब वेग निर्धारक पद। और वेग निर्धारक पद कौन सा हो गया, सबसे धीमी गति वाला पद। याद रहेगा, कोई डाउट है, पक्का समझ आई बात। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा अपने आती नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें अभिक्रिया की कोटि का कौन सा पद निर्धारित करता है। यहाँ कथन कारण के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है, तो वहाँ पे पूछेगा जटिल अभिक्रियाओं की, जो जटिल अभिक्रियाओं की वेग निर्धारक पद अब कौन सा होता है, अभिक्रिया का सबसे धीमी गति का पद। क्या सही बात है ये, अरे है कि नहीं है। साधारण अभिक्रिया की कोटि रस समीकरण मिति गुणांकों के बराबर होती है, सही बात है क्या, ठीक है ना। तो ऐसे वो कथन दे देगा। अब नेक्स्ट है अपनी हेडिंग अणु संकेता, कौन सी बेटा, या इसका एक और नाम होता है अभिक्रिया की आणविकता। क्या बेटा,
आणविकता, इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी, बनने दो। हाँ, अब देखो क्या होती है आणविकता, कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। समझ आई बात, सिंपल लैंग्वेज में ये है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि भाई थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में जाए तो क्या है, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले वे अभिकारक अणु जिसकी सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसकी सांद्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है ना, समझ आई बात, उन्हें क्या कहेंगे अपन, आणविकता। समझ आई बात, अरे कोई डाउट है क्या, पक्का क्या बोलेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उसकी आणविकता। याद रह जाएगी, तुम्हें तो इतना याद रखना, क्या लेना याद रखोगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, ठीक है ना, अणु संकेता या आणविकता कहलाएगी। याद रहेगा, कोई डाउट है क्या, जैसे मैं बोलूं ये अभिक्रिया है तो मैं बोलूंगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समझ में आया क्या बोला, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अभिकारक अणु भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या आयन की संख्या जिनकी सांद्रता में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। क्या होता है, उनकी जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अभिक्रिया की अणु संकेता या उन्हें अभिक्रिया, वो अभिक्रिया की क्या कहलाती है बेटा, अणु संकेता कहलाती है, ठीक है ना, वह अभिक्रिया की क्या कहलाएगी, अणु संकेता, अभिक्रिया की अणु संकेता कहलाती। जैसे अभी देखो बात करो, अब देखो एक बात सुनो, क्या प्राथमिक अभिक्रिया में अणु संकेता और कोटि समान होगी कि नहीं होगी, क्योंकि देखो जितने अणु भाग ले रहे उतनी उसकी कोटि होती है, अरे है कि नहीं, परंतु जटिल अभिक्रिया में कैसे होगा बेटा, अलग अलग प्रत्येक पद की अलग अलग अणु संकेता होगी कि नहीं होगी, कौन से अणु संकेता और कोटि बराबर होगी, धीमी गति वाले पद की अणु संकेता और कोटि क्या होगी, बराबर होगी। समझ आई बात, कि अभिक्रिया के धीमी गति के पद की जो अणु संकेता है वही अभिक्रिया की क्या होगी, कोटि होती है, जनरली बराबर होगी कि नहीं होगी, ठीक है ना, कई कंडीशनों में होती है वो अलग हो सकती है, परंतु जनरली क्या होगी, बराबर। समझ आई बात, क्या शून्य कोटि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि बराबर होगी क्या, अणु संकेता और कोटि बराबर होगी क्या, नहीं, कोटि तो उसकी 0 है, परंतु अभिकारक अणु तो भाग लेगा कि नहीं लेगा, तो अणु संकेता 1 2 3 4 होगी कि नहीं होगी। क्या ऐसी कोई अभिक्रिया होगी जिसमें -1 अणु भाग लिया, अरे ऐसा कोई होगा, ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें मान लो -1 अणु लेकर 2 अणु का निर्माण किया, ऐसा होगा क्या, तो क्या इसका मतलब अणु संकेता कभी भी ऋणात्मक हो सकती है क्या, नहीं। क्या मैं बोलूं आधा अणु लेके 2 अणु बनाए, ऐसा आधा अणु भाग ले सकता है, मैं बोलूं आधा परमाणु लेके 2 अणु बनाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब अणु संकेता भिन्नात्मक भी जनरली नहीं होती। क्या धनात्मक होगी हमेशा, बिल्कुल। समझ आए, क्या शून्य होगी कभी भी, ऐसा बोलो शून्य अणु भाग लेके 2 अणु का निर्माण किया, इसका मतलब आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी, आणविकता कभी भी ऋणात्मक, तो आणविक क्या होगी, आणविकता हमेशा क्या होगी, धनात्मक। क्या होगी बेटा, धनात्मक। समझ आई बात। और सामान्यतः क्या होगी, पूर्णांक। क्या होगी सामान्यतः, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब समझे 1 2 3 4 5 6, समझ आई बात। सामान्यतः क्या होगी, पूर्णांक। यदि अणु के केस में क्या हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। समझ आई बात। अरे पता चला, तो मैं क्या बोलूंगा नेक्स्ट, अभिक्रिया की नहीं हो सकती, ऋणात्मक
नहीं हो सकती है। समझ में आया क्यों नहीं हो सकती? पता चल गया ना? अरे पता चला? किसी को डाउट तो नहीं है? गुड़िया तेरे को समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्या बोलो? क्या होगी? अणुसंख्यता हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। क्या होगी बेटा? धनात्मक होती होगी। अब नेक्स्ट देखो क्या हो बेटा? हाँ, ऋणात्मक कैसे होगी बताओ? ऋणात्मक मैंने बोला अणु के केस में हो सकती है, परमाणु तो आधा नहीं कर सकते ना। डाल्टन क्या बोला था? परमाणु को तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। वो सिर्फ किस में तोड़ सकते हैं बेटा? नाभिक की अभिक्रिया में जोड़ या तोड़ सकते हैं, अन्य किसी में ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए अपन नहीं लिखते ऋणात्मक, ठीक है ना। बाकी अणु के केस में क्या हो सकती है? आधा अणु ले सकते हैं अपन। समझ आ रही बात? आधा अणु तोड़ेंगे तो क्या होगा? अणु को तोड़ेंगे तो किस में? परमाणु में चेंज होगा कि नहीं होगा? तो अणु के केस में हो सकती है, परंतु जनरली अपन क्या बोलेंगे? हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। क्या होती है बेटा? धनात्मक पूर्णांक। भाई देखो जैसे अपन ये कभी कभी रिएक्शन करवाते हैं कैसा, इधर देख, जैसे मैं बोलूं कि भाई देखो H2 प्लस आधा O2 रिएक्शन करवा के अपन जल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? ऐसा तो O को आधा कर सकते हैं, O2 को आधा कर सकते हैं। क्या O को आधा कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये क्या बेटा? परमाणु या एलिमेंट बोल दो, क्या है? समझ आ रही बात? क्या इसको आधा कर सकते हैं? क्या नहीं। अपन कब कर सकते हैं इसको? यदि नाभिक की अभिक्रियाओं के अंदर लेके जाए तो तब हो सकता है ऐसा। समझ आया क्या? कोई डाउट है? समझ आई? अब देखो इस केस में देखो आणविक देखो देखो क्या आ रही है, क्या आ रही है? अणुसंख्यता कितनी है इसकी? अरे कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने कर? अरे इसमें अरे यहाँ कितना है? एक है कि नहीं है? तो हाइड्रोजन के संदर्भ में कितनी है? एक। और ऑक्सीजन के संदर्भ में कितनी है? ठीक है ना। अरे समझो ऑक्सीजन के संदर्भ में एक है, O2 के संदर्भ में आधा है। नहीं बात? अरे पता चला? अब बताओ मेरे को, ये देखो मैं बोलूं I2 प्लस H2, ठीक है ना, क्या बना? 2HI। क्या बना बेटा? 2HI। तो क्या बोलेंगे? अणुसंख्यता कितनी है इसकी? 2। कितनी है बेटा? पता चला? अरे कोई डाउट है क्या? चलो अब मेरे को ये बताओ, अणुसंख्यता बताओ इसकी कितनी? अणुसंख्यता कितनी है इसकी? 4। इसका अणुसंख्यता अपन पूरी अभिक्रिया की अणुसंख्यता सार्थकहीन मतलब इसका अर्थहीन मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? अर्थहीन। तो इसलिए अपन इसको क्या करते हैं? पूरी अभिक्रिया को कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। कितने से गुणा करेंगे? जैसे 2 से मैं इस अभिक्रिया गुणा करूंगा, क्या 2H2 प्लस O2 क्या आ जाएगा? 2H2 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ अणुसंख्यता कितनी होगी? 3। अब अणुसंख्यता कितनी होगी? बराबर 3। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? अरे पता चला? और इसको बोलेंगे द्वि आणविक अभिक्रिया, इसको बोलेंगे त्रि आणविक अभिक्रिया, इसको चतुर्थ आणविक अभिक्रिया। समझ आई बात? कोई डाउट है क्या किसी को? पक्का? ठीक है ना। अब क्या शून्य होगी? नहीं होगी। ऋणात्मक नहीं होगी। अब देखो मैंने बोला कि यदि कोई अभिक्रिया कैसी है? साधारण अभिक्रिया। कैसी है बेटा? मतलब प्राथमिक अभिक्रिया कैसी है बेटा? तो उसकी अणुसंख्यता कोटि बराबर होगी कि नहीं होगी? कैसे? इस साइड देखो, जैसे मैं बोलूं ये प्राथमिक अभिक्रिया, बताओ इसकी अणुसंख्यता इसकी कोटि कितनी होगी? भाई कोटि होगी तो इसके सांद्रता पता होगी, घातों के योग के बराबर होगी कि नहीं होगी? जैसे एक अपने उदाहरण ले ही लेते हैं, इधर देखो, जैसे मैं बोलूं एक अभिक्रिया है 2A प्लस B चेंज हो रहा है बेटा C में। किस में चेंज हो रहा है? C। या उत्पाद लिख दो, या क्या लिख दो? उत्पाद। अब मैं बोलूं ये प्राथमिक अभिक्रिया कैसी है बेटा? अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बेटा? प्राथमिक अभिक्रिया। तो इसका देखो वेग नियम क्या, और जैसे वेग नियम मैंने ये बोला कि वेग नियम जो समानुपाती है, A की पावर क्या है? X, B की पावर क्या है बेटा? Y। तो इसका मतलब वेग बराबर क्या लिखोगे अपन? कि A की पावर क्या लिखोगे? X, और B की पावर क्या लिखोगे? Y। जहाँ X बराबर क्या होगा बेटा बताओ? X बराबर क्या हो गया? 2, और Y बराबर कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब रिजल्टेंट अपना क्या आया बेटा? कि A की पावर कितना हो गया? 2, B की पावर कितना हो गया? 1। समझ आया क्या? अब बताओ यहाँ पे कोटि कितनी है?
कोटि n बराबर कितना होगा 2 + 1 बराबर 3। अब बताओ अणु संख्यता कितनी है 3। अणु संख्यता कितनी है कितने अणु बाहर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही देखो साधारण अभिक्रिया की अणु संख्यता और कोटि समान है कि नहीं है, कोई डाउट है, पक्का, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ साधारण अभिक्रिया की अणु संख्यता व कोटि हमेशा क्या होती है, समान होती है। समझ आई बात। चलो नेक्स्ट लिखो। हाँ बोलो बेटा। हाँ कि अभिकारक कितने भाग लेके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। समझ आई बात। अरे डिपेंड, समझ आए, कंपटीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई जेट में कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं या कितने पास हो रहे हैं, कितने दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही है, तो देने कितने जा रहे हैं एग्जाम देख ले, कितने पास हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, कितना दे रहे हैं, है कि नहीं। अरे पता चला, यस या नो। चलो अब ज्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट कि प्राथमिक अभिक्रिया समान होता है। समझ आए बात, नहीं पता चला। तो बेटा जटिल अभिक्रियाओं के लिए बोलूंगा तो क्या होगा, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणु संख्यता का मान अलग अलग पद के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ आई बात। जैसे अपन एक पीछे जटिल अभिक्रिया ली थी, याद करो कौन सी ली थी, ये रही। अब बताओ यहाँ पे अणु संख्यता कितनी है, कितनी है, यहाँ पे कितनी है 2, पर अभिक्रिया के अकॉर्डिंग देखे जाए कितनी है 3। समझ आ रही क्या, सब जगह पे डिफरेंट आ रही है कि नहीं आ रही। परंतु अब देखो अणु संख्यता और कोटि बराबर कौन से हो रही है, धीमी गति की पद की है कि नहीं है, अणु संख्यता और कोटि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं। अब मैंने बोला था मध्यवर्ती का निर्माण करता है, देखो इसमें मध्यवर्ती कौन हो गया, ये सी, ठीक है। सी क्या इस अभिक्रिया में दिख रहा है क्या तुम्हें, परंतु ये अभिक्रिया के दौरान ही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ऐसा अभिकारक अणु जो अभिक्रिया के दौरान, अभिकारक अणु आपस में अभिक्रिया करते हैं उसके दौरान बनता है। समझ आ रही बात। वो न तो अभिक्रिया के प्रारंभ में होता है, न क्या होता है अंत में होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, मध्यवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते मध्यवर्ती। समझ आई बात, मध्य में बना और मध्य में ही खत्म। तो समझ आ रहा है क्या, कोई डाउट है, पक्का। चलो तो देखो क्या बोलेंगे कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणु संख्यता का मान अलग अलग पद के लिए हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या समझ में आया। देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणु संख्यता का मान अलग अलग पद के लिए हमेशा क्या होगा, अलग अलग होगा। जटिल अभिक्रिया के लिए सबसे धीमी गति वाले पद के लिए अणु संख्यता व कोटि समान हो सकती, अणु संख्यता कोटि का मान समान हो सकता है, मतलब हो भी सकता है, और कई पद ऐसे होते हैं जिसमें होता नहीं है, परंतु जनरली क्या होता है बेटा, समान होता है। क्या समझ में आया क्या, ठीक है ना। चलो अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो
अब मैं नेक्स्ट बात करूं, देखो किसी भी अभिक्रिया की अणु संख्या यदि 3 से ज्यादा आ रही है, क्या आ रही है बेटा, 3 से ज्यादा, तो उसको अर्थहीन मानते हैं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है। समझ आई बात? किसी भी अभिक्रिया की अणु संख्या यदि 3 से ज्यादा आ रही है तो वो क्या है, अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात है, देखो अणु संख्या है, क्या अपना एक्सपेरिमेंट ही निकाल रहे हैं? अरे है क्या? तो किसी भी अभिक्रिया की अणु संख्या हमेशा क्या होता है, सैद्धांतिक मान है। कैसा है बेटा? सैद्धांतिक मान। जबकि कोटि क्या था? प्रायोगिक मान था, प्रयोग द्वारा निर्धारित था। समझ आई बात? तो कोटि के आधार पे अपन उसकी क्या निकाल सकते थे, क्या निकाल सकते थे, क्रिया विधि निकाल सकते कि प्राथमिक है या द्वितीय, इसके आधार पर अपन निर्धारित नहीं कर सकते। समझ आई बात? तो अणु संकेता के आधार पर अभिक्रिया की क्रिया विधि का निर्धारण नहीं कर सकते हैं। समझ आई बात? तो मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी अभिक्रिया समझ में आया? ये पॉइंट क्या बोला मैंने, किसी भी अभिक्रिया की अणु संकेता के आधार पर अभिक्रिया की क्रिया विधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना? अब सेकंड है, एक चलो इस साइड देखो। ठीक है ना? पहला समझ में आया। दूसरा, अभिक्रिया की अणु संकेता कैसा है, एक सैद्धांतिक मान होता है। किसी भी अभिक्रिया के लिए अणु संकेता का मान यदि 3 से अधिक होता है तो वो कैसा है, अर्थहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया भाई? अणु संकेता समझ में आया, कोटि समझ में आया, जटिल अभिक्रिया समझ में आई, प्राथमिक अभिक्रिया समझ में आई। चलो नेक्स्ट है सदम प्रथम कोटि अभिक्रिया या सदम एकाणु अभिक्रिया। हो गया? चलो ठीक।